नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, कृषि की जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर की जो हमने सीरीज शुरू की है और लेखपाल भर्ती परीक्षा के लिए, उसका जो भाग 2 है उसको आज हम यहाँ पे कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो चलिए बिना किसी देरी की आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि आज का कृषि के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर का जो पार्ट 2 है इसमें हमने कौन कौन से बेहतरीन प्रश्नों को सम्मिलित किया हुआ है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान संस्थान आपको कहाँ पर मिलेगा, इसकी लोकेशन आपको बतानी है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, मैसूर में। कहाँ पर, तो मैसूर में आपको मिलेगा केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान संस्थान। तो मैसूर आपका राइट आंसर है। हैंड बुक ऑफ एग्रीकल्चर किसके द्वारा प्रकाशित होती है, तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा जो है आपकी हैंड बुक ऑफ एग्रीकल्चर का प्रकाशन किया जाता है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, हैंड बुक ऑफ एग्रीकल्चर का प्रकाशन कौन करता है, तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। भारत में विकसित प्रथम बौनी धान की किस्म का क्या नाम था, तो जया था। जो जया थी यह भारत में विकसित प्रथम बौनी धान की किस्म थी। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, जया। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसके बाद भारत में जूट उद्योग प्रमुखतः केंद्रित है किस राज्य में, तो पश्चिम बंगाल में जो है जूट का जो उद्योग है प्रमुखतः केंद्रित है तथा पश्चिम बंगाल जो आपका है यह जूट उत्पादन में और अग्रणी राज्य भी है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। कौन फसलें अधिकांशतः निर्वाह मूलक कृषि के अंतर्गत पैदा की जाती हैं, तो आप याद कर लीजिएगा मोटे अनाज और चावल। आप याद कर लीजिएगा मोटे अनाज तथा जो चावल होते हैं ये अधिकांशतः निर्वाह मूलक कृषि के अंतर्गत पैदा किए जाते हैं। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, मोटे अनाज तथा चावल। अगला प्रश्न है, धान, बरसीम, मूंगफली और गेहूं की फसलों में से जिप्सम की अधिक मात्रा की आवश्यकता किस फसल में होती है, आपसे पूछा जा रहा है। तो इनमें से जो मूंगफली की फसल होती है इसमें जिप्सम की अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है। तो आप याद कर लीजिएगा मूंगफली की फसल में जिप्सम की अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है। भारत में श्वेत क्रांति का जनक हम कहते हैं डॉक्टर वर्गीस कुरियन को, तथा हरित क्रांति का जनक हम कहते हैं किसको, तो MS स्वामीनाथन को। दोनों आपको याद रखना है। जया, पद्मा, कृष्णा किस अनाज की उन्नत किस्में हैं, तो ये आपकी जो जया, पद्मा और कृष्णा ये आपकी धान की उन्नत किस्में हैं। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, धान की। एक फसली कृषि की विशेषता क्या होती है, व्यापारिक अन्य कृषि। आप याद कर लीजिएगा एक फसली कृषि विशेषता किसकी है, तो व्यापारिक अन्य कृषि की यह विशेषता होती है एक फसली कृषि। इसके बारे में आपको याद रखना है। कौन सा मसाला भारत में काला सोना के नाम से जाना जाता है, तो काली मिर्च को जो है भारत में काला सोना के नाम से जाना जाता है। चलिए कमेंट बॉक्स में आप हमें बताइए कि काली मिर्च का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य भारत में कौन सा है। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में हमें दीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, स्टॉक फार्मिंग का संबंध किससे होता है, तो पशुओं के प्रजनन से संबंधित होती है आपकी स्टॉक फार्मिंग। इसके बारे में आपको याद रखना है, पशुओं के प्रजनन से संबंधित होती है आपकी स्टॉक फार्मिंग। दलहनी फसलों का प्रमुख उत्पादक और उपभोक्ता कौन है, तो आप याद कर लीजिएगा भारत जो देश है, हमारा प्यारा भारत जो देश है यह दलहनी फसलों का मुख्य उत्पादक और उपभोक्ता देश है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। कौशल जो है किस फसल की उन्नत किस्म है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो कौशल जो है आपकी मूंगफली की एक उन्नत प्रजाति है, उन्नत किस्म है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, कौशल किसके, तो मूंगफली की एक उन्नत किस्म है। पूसा सुगंधा 5 एक सुगंधित किस्म किसकी है, तो आप याद कर लीजिएगा पूसा सुगंधा 5 एक सुगंधित किस्म आपको मिलेगी धान की। किसकी, तो धान की। शक्तिमान 1 और शक्तिमान 2 अनुवांशिक परिवर्तित फसलें किसकी हैं, तो ये मक्का की हैं। आप याद कर लीजिएगा मक्का की ये दोनों अनुवांशिक परिवर्तित फसलें हैं, शक्तिमान 1 और शक्तिमान 2। तो इनके बारे में आपको याद रखना है, मक्का की। अगला प्रश्न आपके सामने है, नगदी फसलें कौन कौन सी होती हैं, तो गन्ना हो गया, कपास हो गया, जूट हो गया, सभी आपके नगदी फसलों के अंतर्गत आते हैं। तो इनके बारे में आपको याद रखना है, गन्ना, कपास, जूट आदि ये सभी आपके नगदी फसलों के अंतर्गत आते हैं। गेहूं की खेती के लिए उपयुक्त परिस्थिति कौन सी होती है, मध्यम ताप और मध्यम वर्षा। आप याद कर लीजिएगा गेहूं की खेती के लिए जो उपयुक्त परिस्थिति मानी जाती है वो मानी जाती है मध्यम ताप और मध्यम वर्षा। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, डायरेक्टली आपसे एग्जाम में यह पूछा जा सकता है। तथा इसके लिए जो है तापमान की कितनी आवश्यकता होती है, 10 से लेकर 15 डिग्री सेल्सियस तापमान किसके लिए आवश्यकता होती है, और
50 सेंटीमीटर तक की वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है आपकी गेहूं की फसल के लिए। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तथा आपकी जो गेहूं की फसल है यह किसके अंतर्गत आती है? तो रबी के अंतर्गत आती है। रबी की फसल के अंतर्गत आपकी गेहूं की फसल आती है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है, सामान्य फसलें उगाने के लिए उर्वर भूमि का पीएच मान कितना होने की संभावना है? तो सामान्य फसलों को उगाने के लिए उर्वर भूमि का जो पीएच मान है वो 6 से लेके 7 के मध्य होना चाहिए। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। भारतीय चावल शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो भारतीय चावल शोध संस्थान आपको मिलेगा कटक में। कहाँ पर? तो कटक में आपको मिलेगा भारतीय चावल शोध संस्थान। तो कटक में आपका राइट आंसर है। किस भारतीय राज्य के द्वारा हरित गृह कृषि यानी कि ग्रीन हाउस फार्मिंग की शुरुआत की गई थी? तो पंजाब की तरह जो है हरित गृह कृषि यानी कि ग्रीन हाउस फार्मिंग की जो है शुरुआत की गई थी पंजाब राज्य के द्वारा। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हरित क्रांति में प्रयुक्त मुख्य पादप यानी कि मुख्य फसल कौन सी थी? तो आप याद कर लीजिएगा, हरित क्रांति में प्रयुक्त जो मुख्य फसल थी वो थी मैक्सिकन गेहूं। आप याद कर लीजिएगा, मैक्सिकन गेहूं जो है मुख्य फसल थी जो हरित क्रांति में प्रयुक्त की गई थी। इसके बारे में आपको याद रखना है। राष्ट्रीय बागवानी परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो 1984 में हुई थी आपकी राष्ट्रीय बागवानी परिषद की स्थापना। 1984 आपका राइट आंसर है। सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर आपको मिलेगा? तो ये आपको मिलेगा मैसूर में। आपको याद रखना है, मैसूर में यह आपको संस्थान मिलेगा जिसका नाम है सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, मैसूर आपका राइट आंसर होने वाला है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। कृषि युग्म पैदावार से क्या मतलब होता है? तो विभिन्न मौसमों में 2 फसलों को उगाने से संबंधित आपका होता है कृषि युग्म पैदावार। इसका मतलब होता है आपका विभिन्न मौसमों में 2 फसलें उगाना। इसके बारे में आपको याद रखना है। और धारणीय कृषि यानी कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का अर्थ क्या होता है? भूमि का इस प्रकार प्रयोग करना कि उसकी जो गुणवत्ता है वह अक्षुण्ण बनी रहने की, उसकी गुणवत्ता हमेशा एक जैसी बनी रहे, इस प्रकार जैसे कृषि भूमि का जो उपयोग किया जाता है उसको हम बोलते हैं धारणीय कृषि। धारणीय कृषि में क्या होता है कि जो आपकी लैंड की जो लैंड होती है, जो कृषि लैंड होती है, जो कृषि भूमि होती है, उसका इस प्रकार से उपयोग होता है कि उसकी जो गुणवत्ता होती है, उसकी जो उत्पादन क्षमता होती है वह एक समान बनी रहे। इसी को हम बोलते हैं धारणीय कृषि। इसके बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है, मक्का की फसल पकने की अवधि कितनी होती है? तो 140 दिन होती है। आपको याद रखना है, मक्का की फसल पकने की अवधि 140 दिन होती है। किस राज्य में केले का अधिकतम उत्पादन होता है? तो तमिलनाडु में होता है। इसके बारे में आपको याद रखना है, तमिलनाडु में केले का सर्वाधिक उत्पादन होता है। जलवासी कृषि पहाड़ी क्षेत्रों की प्रमुख समस्या है। किन पहाड़ी क्षेत्रों की? तो असम और झारखंड के पहाड़ी खेतों की प्रमुख समस्या मानी जाती है आपकी जलवासी कृषि। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, असम और झारखंड के पहाड़ी क्षेत्रों की। सोयाबीन के दाने में तेल की मात्रा कितनी होती है? तो आप याद कर लीजिएगा, सोयाबीन के दाने में तेल की मात्रा लगभग 20 से लेकर 22% तक होती है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत ने सर्वाधिक प्रगति की है किसके उत्पादन में? तो गेहूं के उत्पादन में। तो आप याद कर लीजिएगा, जब हरित क्रांति की शुरुआत भारत में हुई थी तो इस हरित क्रांति से सबसे ज़्यादा लाभान्वित होने वाली फसल थी आपकी गेहूं। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, हरित क्रांति से सबसे ज़्यादा जिस फसल को सबसे ज़्यादा फायदा हुआ था वो थी आपकी गेहूं की फसल। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। मक्का की पत्तियों के शीर्ष पर जो सफ़ेद हो जाता है, सफ़ेद रोग हो जाता है, वह किसका सूचक होता है? तो आप याद कर लीजिएगा, मक्का की पत्तियों के शीर्ष पर सफ़ेद होना किसका सूचक है? जिंक की कमी का, Zn की कमी का जो है सूचक माना जाता है। अगर मान लीजिए मक्का की जो पत्तियां होती हैं उनका जो ऊपरी कोना होता है अगर वो सफ़ेद होने लगता है तो मान लीजिए कि उसमें जिंक की कमी हो गई है उस फसल में। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। और जिंक का आपका हो जाएगा Zn होता है। क्या होता है? Zn होता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, और गन्ने में शर्करा की मात्रा घट जाती है यदि पकने की अवधि में अगर पाला पड़ जाता है, पाला गिर जाता है, गन्ने की फसल को गन्ने की फसल की पकने की अवधि में अगर पाला गिर जाता है तो उस कंडीशन में जो शर्करा की मात्रा होती है वो घट जाती है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। चावल की फसल के लिए आदर्श जलवायु परिस्थितियां कौन सी होती हैं? तो 100 सेंटीमीटर से ऊपर वर्षा या अधिक वर्षा और
25 सेंटीमीटर से ऊपर ताप की आवश्यकता होती है चावल की फसल के लिए। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। लौंग प्राप्त होता है किससे? तो पुष्पकली से आपका लौंग प्राप्त होता है। केसर का सर्वाधिक उत्पादन वाणिज्यिक स्तर पर किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में होता है? तो जम्मू कश्मीर में आप याद कर लीजिएगा। केसर का वाणिज्यिक स्तर पर सर्वाधिक जो उत्पादन होता है यह जम्मू कश्मीर में देखने को मिलता है। भारतीय कृषि का इतिहास किसके द्वारा लिखा गया? तो एम.एस. रंधावा के द्वारा। किसके द्वारा? तो एम.एस. रंधावा के द्वारा जो है भारतीय कृषि का इतिहास लिखा गया है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, एम.एस. रंधावा के द्वारा। अगला प्रश्न आपके सामने है, हरी खाद के लिए सबसे उपयुक्त फसल कौन सी मानी जाती है? तो हरित खाद के लिए सबसे उपयुक्त फसल आपकी सनई है। इसके बाद सदाबहार क्रांति के जनक भारत में कौन माने जाते हैं? तो एम.एस. स्वामीनाथन की जो है आपके सदाबहार क्रांति के जनक माने जाते हैं। इन्होंने सदाबहार क्रांति को किस लिए शुरू किया था? तो भारत में कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए जो है सदाबहार क्रांति की शुरुआत की गई थी एम.एस. स्वामीनाथन के द्वारा। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो आप याद कर लीजिएगा, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान आपको मिलेगा जोधपुर में। राइट आंसर आपका जोधपुर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान आपको कहाँ पर मिलेगा? मनीला में मिलेगा। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान आपको मिलेगा मनीला में। केंद्रीय कंद फसल अनुसंधान संस्थान आपको मिलेगा तिरुवनंतपुरम में। कहाँ? तो केंद्रीय कंद फसल अनुसंधान संस्थान आपको मिलेगा तिरुवनंतपुरम में। उत्तर प्रदेश में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ पर की गई है? तो झांसी में आपको मिलेगा केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय। कहाँ पर? तो उत्तर प्रदेश की यहाँ पे बात हो रही है। अगला प्रश्न आपके सामने है, और किस एक की खेती पौध का प्रतिरोपण करके की जाती है? तो प्याज की जो खेती होती है वो पौध का प्रतिरोपण करके की जाती है। गुलाबी क्रांति का संबंध आपका है प्याज से, आप याद कर लीजिएगा। गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? तो प्याज से संबंधित आपकी होती है गुलाबी क्रांति। राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान आपको मिलेगा जयपुर में, इंपॉर्टेंट है। सब्जी के लिए काम आने वाले पौधों के अध्ययन को हम कहते हैं ओलेरी कल्चर। ओलेरी कल्चर आप याद कर लीजिएगा, ओलेरी कल्चर आपका राइट आंसर हो जाएगा। सब्जी के लिए काम आने वाले पौधों को हम कहते हैं ओलेरी कल्चर। पौधों के अध्ययन को हम बोलते हैं ओलेरी कल्चर। जो पौधे सब्जी के लिए काम में आते हैं उनके अध्ययन को हम बोलते हैं ओलेरी कल्चर। और ऐसा क्षेत्र जहाँ वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है और ढलाव पहाड़ी स्थल होता है, इसके लिए यह किस के खेती के लिए उपयुक्त होता है? तो चाय की खेती के लिए। चाय की खेती के लिए कंडीशन क्या होती है कि वहाँ पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा हो और जो ढलाव है वह पहाड़ी स्थल हो। ऐसी कंडीशन आपकी चाय की खेती के लिए होती है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तो यहाँ पे कुछ और इम्पॉर्टेंट हमने और कृषि से जुड़े जो प्रश्न बन सकते थे उनको हमने यहाँ पे कवर कर लिया है। इसका अगला भाग हम जल्दी अपलोड करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।